नमस्कार। न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के टॉक सिनेमा कैंपेन के तहत हम गंभीर सिनेमा के महत्वपूर्ण पहलुओं और सिनेमा से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करते रहते हैं। और इस सिलसिले में आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने बैठे हैं जिनका परिचय दिया जाए तो विशेषणों की झड़ी लग जाती है, क्योंकि लंदन में बीबीसी में बतौर जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर, टेलीविज़न प्रोड्यूसर काम करते हुए उन्होंने पहचान बनाई है। और इसके साथ साथ फिल्म हिस्टोरियन, फिल्म स्कॉलर, कवि, लेखक, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, फिल्म फेस्टिवल कंसल्टेंट और कई इस तरह के काम किए हैं और इसमें विशेष ख्याति अर्जित की है। हम बात कर रहे हैं ललित मोहन जोशी जी की, जो लंदन में रहते हैं, इन दिनों भारत आए हुए हैं। उनकी किताब बॉलीवुड पॉपुलर इंडियन सिनेमा बेहद मशहूर और मकबूल रही है। लंदन स्थित साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन के वो निदेशक हैं, फाउंडर हैं, और साथ ही ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट जैसे कई संस्थानों और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स के भी वो कंसल्टेंट हैं। सिनेमा और साहित्य ललित जी का विशेष प्रेम रहा है और यही वजह है कि उनसे गुफ्तगू करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। ललित जी, न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के टॉक सिनेमा कैंपेन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। जो सवाल आप पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। जोशी जी, सबसे पहले आप अपनी नई फिल्म अंगवाल के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अंगवाल जो फिल्म है वो मेरे से बहुत करीब है, इसीलिए मैं इस फिल्म को आत्मकथात्मक भी कहता हूँ। इसका कारण यह है कि मैं करीब 35 वर्षों से लंदन में रह रहा हूँ और मैंने बीबीसी हिंदी में काम किया है, फिर वहाँ के बीबीसी टेलीविज़न में काम किया, फिर अपनी संस्था बनाई साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन, फिर सानिध लंदन की स्थापना की। लेकिन ये सारे जो मैंने वहाँ कार्यकलाप किए, इसमें हमेशा एक तरह की भटकन भी थी, एक तरह से अपनी जड़ों से उखड़ जाने के दर्द भी था। तो ये सारे जो काम हैं ये महत्वपूर्ण भी थे, कुछ उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन हमेशा ये मैंने महसूस किया कि मैं अपनी जड़ों से अलग हूँ। और जब भी मैं साल में एक आध बार पहाड़ लौटता था, चूँकि मैं अपने ख़ानदान में अंतिम पीढ़ी हूँ जिसने कुमाऊँ के नैनीताल नकुचियाताल के एक मामूली से स्कूल में पढ़ा है, पाठी लेकर के स्कूल गया हूँ। तो वो एक तरह का जिसको कहते हैं ऑब्सेशन मेरे में था। तो मुझे मालूम नहीं ये कब एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया। ये सवाल मुझसे राजीव जी ने पूछा, अचानक से ये सवाल आया। ये मेरे मन में इरादे ने जन्म लिया कि मुझे अपने माध्यम से पहाड़ पर कुछ फिल्म बनानी चाहिए। तो फिर पहाड़ पे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। चूँकि मैं साहित्य और संगीत और फिल्म से भी जुड़ा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि कुमाऊँ की कविता पर चर्चा नहीं होती, कविता पर कैसे फिल्म बनाई जा सकती है। तो मुझे लगा नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है। लेकिन मैंने फिर सोचना शुरू किया, तो ये अंगवाल की बुनियाद है। बहुत कुछ, बहुत बढ़िया। तो पहाड़ को आपने अपनी फिल्म का विषय बनाया और एक तरह के नॉस्टैल्जिया और जो आपका जर्नी बैक टू रूट्स, इस तरह के भाव के साथ आप आए फिल्म को बनाने के लिए। पहाड़ों में जो एक इटर्नल पोइट्री बहती है, जो एक शाश्वत काव्य भाव होता है, उसको विजुअल में ट्रांसफॉर्म करते हुए एज अ फिल्म मेकर क्या क्या क्रिएटिव चैलेंजेस है आपके सामने? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत बड़ी थी। चूँकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब मैं हल्द्वानी से नैनीताल की ओर जाता हूँ, जब भी भारत लौटता हूँ, तो वो जो एक हवा का झोंका आता है, उसके अंदर भी बहुत सारी यादें होती हैं। वो हवा का झोंका भी एक तरह की कविता की ही तरह है, उससे बहुत कुछ याद आने लगता है। तो कविता तो वहाँ के कण कण में है, क्योंकि सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है कुमाऊँ में। तो कविता में जाने का एक बहुत बड़ा कारण व्यक्तिगत था। मेरे जो सगे मामा हैं श्यामाचरण दत्त पंत, वो अगर आप गूगल करें तो वो कुमाऊँ के एक मुख्य स्तंभों में से एक हैं। और एक और मेरे मामा थे रामदत्त पंत, उन्होंने कविताएं लिखी थी 50 और 60 और 70 के दशक में। तो एक तरह से मैंने सोचा कि इस फिल्म को बनाने का एक बहुत अच्छा ढंग ये होगा कि मैं अपने जीवन की कथा से शुरू करूं। तो मैंने शुरुआत की कि मैं लंदन से लौटता हूं और अपने मामा के घर जाता हूं। तो वो उसके बाद उनकी कविताओं पर फिर हम पीछे जाते हैं इतिहास में। कुमाऊँ के सबसे बड़े कवि गुमानी माने जाते हैं। वो तो
आप कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के कवि थे। तो फिर ये विचार आया कि कविता को किस तरह से फिल्मांकित किया जाए। तो कविता और प्रकृति और इंटरव्यू और कविता का वाचन, इन सब में एक तालमेल बिठाया जाए। जैसे एक नाटक में मृदंग भी होता है, डायलॉग्स भी होते हैं, गाने भी होते हैं। अगर ये मैं कर पाया तो वो एक अच्छी फिल्म होगी। मैं एक उबाऊ फिल्म नहीं बनाना चाहता था, बहुत गंभीर फिल्म नहीं बनाना चाहता था, कविता पर ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जो लोगों को प्रेरित करे, उत्साहित करे, भावुक करे, उनमें दर्द पैदा करे। तो वो दर्द तब हो सकता है जब फिल्मकार उसको खुद से महसूस करे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी और इसमें कोविड काल की वजह से 2.5 साल का अंतराल भी आया। हमने 2019 में इसको शूट किया था। तो ये जो पूरी यात्रा रही, ये बड़ी उत्तेजना भरी, बड़ी दर्द भरी और बहुत सी एक तरह की, जिसको कहते हैं, ये एक एजुकेशन रही फिल्म मेरे लिए। मैंने बहुत कुछ कुमाऊं के काव्य के बारे में स्वयं जाना जो मुझे पहले नहीं पता था। तो ये सबसे पहले तो मेरे लिए एक एजुकेशन है, उसके बाद औरों के लिए भी एक तरह की प्रेरणा है। क्या आपको लगता है कि इतने फास्ट पेस सिनेमा के दौर में सिनेमा को ज़्यादा रिलीविंग, रिलैक्सिंग बनाने और उसमें साहित्य और संगीत को भी थोड़ा और गंभीरता से बरतने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये जो बात आपने कही ये बहुत तत्व की बात है कि भारतीय सिनेमा आज के दौर में तत्वविहीन है, उसमें तत्व ही नहीं है। तो सिनेमा ठीक है, व्यावसायिक सिनेमा सारी दुनिया में है, अमेरिका में है, हॉलीवुड में है, ब्रिटेन में है, पर एक जो सही सिनेमा है, एक जो सिनेमा जो एक समाज को चित्रित करता है, प्रतिबिंबित करता है, ऐसा सिनेमा उसका अकाल होता जा रहा है। और वृत्त चित्रों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, डॉक्यूमेंट्री अगर आप पश्चिम में देखें तो एक बहुत ही सार्थक विधा है। एक डॉक्यूमेंट्री से एक सिनेकार एक कमर्शियल सिनेकार से ज़्यादा लोकप्रिय हो सकता है। तो भारत में ज़रूरत है गंभीर सिनेमा की, पर सहजता के साथ, जैसे सत्यजीत राय का सिनेमा है, जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, जिसमें समाज के बारे में है और गहराई भी है, गंभीरता भी है, पर रोचकता है। अगर आप ईदगाह पढ़ते हैं प्रेमचंद की तो आज भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आप कोई ऐसी फिल्म देखें जैसे श्याम बेनेगल की मंथन देखें, आप अगर आप निशान देखें तो कितना वो ग्रिप करती है आपको, कैसे आपको जकड़ में ले लेती है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान शोले ही देखे, ठीक है, शोले की अपनी वैल्यू है। तो मुझे लगता है चाहे वो कविता के बारे में हो, साहित्य के बारे में हो, सिनेमा बनना चाहिए और इस तरह से बनना चाहिए कि आपको जो उसकी जो ऑडियंस है, दर्शकों के मानस को पे जाते हुए आपको, जैसे आप अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो सिनेमा का दरअसल जैसे आपका अपना फाउंडेशन है, तो हमारे अंदर जो चाहत है वो ये है कि सिनेमा एक विधा के रूप में देखा जाए, समझा जाए और उसको ग्राह्य हम करें और सिनेमा को वो चित्रित करता रहे। तो ये एक जो गैप है, एक जो गहराई है, ये पटनी चाहिए। आपने पहले भी बहुत संवेदनशील हैं साहित्यिक रूप से, रचनात्मक रूप से और सिनेमा और संगीत को लेके। आपकी पहले की फिल्म बियॉन्ड पार्टीशन भी बहुत चर्चित रही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें प्लीज़। देखिए, बियॉन्ड पार्टीशन भी एक ऐसी फिल्म है जो मेरे भीतर से जिसने जन्म लिया। उसका रीज़न ये था कि मैंने सन 2000 में जब साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन की स्थापना की तो मैंने फिल्म रिसर्च को प्राथमिकता दी कि हम लंदन में रह के ऐसी फिल्म रिसर्च करें जो कि भारत में नहीं हुई। किताबें तो बहुत लिखी जाती हैं, फिल्म की समीक्षाएं लिखी जाती हैं, हालांकि फ़िल्म की समीक्षा ज़्यादातर इस बारे में होती है कि उसमें कितना टिकट बिक रहे हैं या कौन सा हीरो कहाँ आ रहा है, जो कि जिसका कि सिनेमा के रिव्यू से कोई तात्पर्य ही, उससे का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो ये जो मैंने किया, तो इसमें मैंने एक पत्र शुरू किया, साउथ एशियन सिनेमा, वो अंग्रेज़ी में पत्र था। तो उसमें हम किसी एक थीम को उठाते थे। तो एक बार हमने उसमें विभाजन सिनेमा पर एक अंक निकाला। तो उसमें हमने विभाजन सिनेमा जिसने बनाया था, उस अधिकांश सिनेकार तब थे, तो उन सब से बात की, हमें सत्यू से बात की जिन्होंने गरम हवा बनाई,
गोविंद निहलानी जी से बात की जिन्होंने तमस बनाई, श्याम बेनेगल से बात की जिन्होंने मम्मो बनाई, और भी बहुत सारे सिनेकारों से बात की, और उन सब के इंटरव्यूज़ उसमें थे और उसमें विश्लेषण था। तो जब पब्लिश हो गया वो और बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, ऑस्ट्रेलिया से उसकी आज भी मांग आती है, हालांकि वो एक तरह से आउट ऑफ प्रिंट है। तो एकदम से दिमाग में आया कि इस पर एक फ़िल्म क्यों नहीं हो सकती। तो जब हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा ये तो फिल्म बड़ी डिफ़िकल्ट, कैसे आप बनाएंगे विभाजन सिनेमा में। लेकिन वो करीब 1-2 साल लगा के मैंने सोचा कि इस पर किस तरह से फिल्म बन सकती है। तो बियॉन्ड पार्टीशन या विभाजन के पार एक ऐसी फिल्म है जो ये आपको बताती है कि विभाजन जैसी विभीषिका को जिस तरह से साहित्य ने अंकित किया, जिस तरह से कला ने अंकित किया, सिनेमा उससे क्यों भाग गया। सिनेमा ने क्यों 25 साल तक, गर्म हवा के आने तक, कोई फिल्म पार्टीशन पे नहीं बनाई। एक फिल्म को छोड़ करके, छिन्नमूल, जो कि 1949 में थी, बनी थी, वो जो डॉक्यूमेंट्री की तरह थी, निमाई घोष ने बनाई थी, उसके अलावा कोई फिल्म नहीं थी। तो इस विषय की विभीषिका से बचने का प्रयास सिनेमा ने क्यों किया। ये फिल्म एक तरह से उसी को एड्रेस करती है। उसके बाद जब फिल्में बनने लगी तो किस तरह से वो फिल्म, एक तरह से फिल्में भी एक तनाव पैदा करती थी। जैसे मैंने पाकिस्तान की सिनेकार सबिहा सुमर से बात की, उनका ये कहना कि पार्टीशन, विभाजन तो एक बहुत ही एक बड़ी ही सही चीज़ थी जो हुआ। तो वो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग उनका आर्गुमेंट था। तो वहीं पे श्याम बेनेगल का आर्गुमेंट था कि भारतीय सिनेमा या भारत ने कभी भी विभाजन को सपोर्ट नहीं किया। तो वो अगर आप बियॉन्ड पार्टीशन देखें तो वो विभाजन पर भी बात करती है, विभाजन के कारणों पर भी बात करती है, और फिर सिनेमा ने उसको क्यों अवॉइड किया इस पर भी बात करती है, और साथ में विभाजन सिनेमा ने कैसे परिवर्तन किया। तो अगर वो उस पूरी फिल्म को अगर आप देखते हैं तो आपका एक व्यू बनता है या आपका एक नेगेटिव व्यू बनता है। मैं चाहता हूं कि मेरी सिनेमा को देख के आपको सहमत होने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे असहमत भी होइए। तो असहमत होना भी एक तरह का रचनात्मक चीज़ है, पर केवल असहमति के लिए असहमति नहीं होनी चाहिए, विचारोत्तेजक असहमति होनी चाहिए। तो बियॉन्ड पार्टीशन मैं आज भी देखता हूँ तो मुझे बड़बोलापन, आप इसको न समझें, आज भी मुझे लगता है अरे ये तो बड़ी अच्छी संपादित फिल्म है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है वो कुछ और करने की। तो एक तरह का जुनून था, उसमें भी मुझे 3-4 साल लगे उस फिल्म को बनाने में। तो बीच में मैंने और भी फिल्में बनाई हैं, पर अंगवाल मेरे लिए अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है। तो लंदन में रहते हुए एक भारतीय के तौर पर आप हिंदी सिनेमा को कैसे देखते हैं और विश्व पटल पर उसे कहाँ पाते हैं? मैं ये मानता हूँ कि भारतीय सिनेमा विश्व के सशक्त सिनेमाओं में से एक है, और भारत की दुर्भाग्य से जो बाहर जो छवि है वो एक बॉलीवुड सिनेमा के रूप में है, जो कि बड़ा सतही सिनेमा है। लोग ये कहते हैं अरे वो तो डांसिंग अराउंड ट्रीज होता है। तो ये बहुत बड़ी क्षति जो भारतीय सिनेमा की इमेज की हुई है, ये इसको बदला जाना चाहिए। इसी विचार से मैंने वर्ष 2000 में साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन की स्थापना की, और हमने ये प्रयास किया कि हम मूल शोध को भारतीय सिनेमा में हम उसको आगे बढ़ाएं, और हमने इसकी एप्लीकेशन दी। हेरिटेज से हमको 4 बार इसके लिए अवार्ड मिला। अवार्ड से मतलब कि पैसे मिले। तो हमने देखिए सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया, निरंजन पाल को हमने पुनर्जीवित किया। और मुझे बड़ा अचरज हुआ कि एक दिन किसी ने मुझे फ़ोन किया कि निरंजन पाल की जो पुस्तक हमने प्रकाशित की, और वो उनके बारे में थी जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया, शिराज, ये सारी फिल्में बनाई, भारत में उसकी चर्चा नहीं होती। तो किसी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि जोशी जी आपको बधाई हो, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में आपकी पुस्तक पे एक संपादकीय आया है। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात, किस बात है? कहने लगे आपकी निरंजन पाल के प्रोजेक्ट पर और उस पुस्तक पर। तो पता लगा दिलीप भटगांवकर ने एक उसमें संपादकीय लिखा था। तो मन को बहुत अच्छा लगा, बड़ा भावुक भी हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं वो उस पर लोगों की नज़र जा रही है। तो जैसे निरंजन पाल को पुनर्जीवित करना, उसके बाद भारतीय और ब्रिटेन के सिनेमा में क्या सहयोग रहा है पिछली शताब्दी में, उस पर भी हमने एक रिसर्च की। और अब हम एक नया प्रोजेक्ट, हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है इस्माइल मर्चेंट का जो सिनेमा है,
क्या बात है। जैसे शेक्सपियर वाला। तो एक मूल शोध को जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया है उसको हम लोग सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने काम किया है पिछले 15-20 सालों में, ये उसी को सक्रिय और रचनात्मक बनाने का प्रयास है कि भारतीय सिनेमा बड़ा महत्वपूर्ण सिनेमा है। अडूर का सिनेमा हो, चाहे सत्यजीत राय का हो, चाहे मृणाल सेन का हो, चाहे श्याम, इसके बारे में कहाँ चर्चा हुई है? ज़्यादातर चर्चा तो बस वही बम्बैया सिनेमा की होती है। बम्बैया सिनेमा से मेरा कोई विरोध नहीं है, मुझे बम्बैया सिनेमा भी अच्छा लगता है, पर वो केवल उतनी ही चीज़ के लिए अच्छा लगता है जिसका उसका कारण है। पर गहराई में, साहित्य में, संस्कृति में बॉम्बे का सिनेमा कहीं नहीं ठहरता। वो सिनेमा हमारे क्षेत्र में है, केरल में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, असम में है, जानू बरुआ जैसे सिनेकार हमारे देश में है। कितने लोग दिल्ली में उसके बारे में जानते हैं। तो बहुत काम करना है। आपकी जैसी फाउंडेशन है, जैसे मेरी फाउंडेशन है, हमने तो केवल शुरुआत की है इसकी। आपने फिल्मों पर आधारित कई पुस्तकें लिखी हैं जिसमें बॉलीवुड, पॉपुलर इंडियन सिनेमा बहुत मशहूर, बहुत मकबूल रहा है, और हिंदी सिनेमा के इतिहास पे आधारित जो पुस्तक है, एक लेखक के तौर पे आप अपने कार्य और उपलब्धियों पर क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या किया, क्या क्या करना बाकी है, क्या क्या चाहते हैं? देखिए, मैंने प्रयास किया है और कुछ इस तरह का काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ। जैसे अडूर गोपाल कृष्णन पर आज 5-6 अच्छी पुस्तकें आ गई हैं। जब मैंने उन पर पहली पुस्तक अंग्रेज़ी में निकाली 2006 में, अडूर गोपाल कृष्णन ने मुझसे कहा कि उन पर कोई पुस्तक नहीं है। तो हमने उस समय अडूर गोपाल कृष्णन पर पुस्तक निकाली, जो कि एक तरह का लैंडमार्क था, मील का पत्थर था। उसके बाद निरंजन पाल का काम तो आपको पता ही है। लेकिन मैं जैसे जो बॉलीवुड का व्यावसायिक सिनेमा है उसकी बहुत ताकत है, उसको साबित करने के लिए मैंने बॉलीवुड पॉपुलर इंडियन सिनेमा नाम की किताब लिखी, जो कि आज बहुत चर्चित है। तो अगर आप देखें, गुरुदत्त हैं और आपके विजय आनंद हैं और बहुत सारे ऐसे सिनेकार हैं, बिमल रॉय हैं, ये सब मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के सिनेकार हैं। इन्होंने अगर आप समाज का प्रतिबिंब अगर देखना चाहते हैं तो आप बिमल रॉय की फिल्में देखिए, एक से एक फिल्में हैं, सुजाता है और आपके 2 बीघा ज़मीन है। तो बम्बैया सिनेमा भी बहुत सशक्त रहा है। तो वो सारी चीज़ों को समेट करके एक किताब में लाना और अच्छी अच्छी तस्वीरों के साथ उसको प्रकाशित करना और एक कॉफ़ी टेबल बुक का उसको स्वरूप देना, ये बॉलीवुड पॉपुलर इंडियन सिनेमा ने किया। और इसीलिए ये उस समय इतना पॉपुलर हुआ 2002 में, जब इस तरह की कोई किताबें नहीं थी। और उसके बाद अमिताभ बच्चन पे किसी ने किताब लिखी, फिर बहुत सारी कॉफ़ी टेबल किताबें आईं। हमें बहुत अच्छा लगता है, ये एक तरह का बड़ा फ्लैटरिंग फीलिंग है कि अगर मैं कोई काम करता हूँ उसके बाद और लोग भी अगर उस काम को या उस तरह के दूसरे काम को करते हैं तो इसका मतलब आपने जो काम किया वो सही दिशा में था। जैसे कहते हैं, अब मैं बड़बोलापन नहीं चाहता, जैसे कहते हैं महाजनों ये गतो सपंथा, तो अगर राजीव जी कोई अच्छा काम करते हैं उसको हम भी करने लगते हैं तो ये उनके काम की तारीफ़ है। तो इस तरह से कई सारी किताबें हमने लिखी हैं और अभी और लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पर काम तो अधूरा ही रहता है। कोई भी काम पूरा नहीं होता, आप उसको अधूरा छोड़ते हैं, फिर कोई और पूरा करता है। आज के ज़माने में फिल्म रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कोई भी आदमी अगर कोई सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाता है तो उसके पहले वो रिव्यू पे एक नज़र ज़रूर मार लेता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और कहा जाता है कि फिल्म मेकिंग एक अलग विधा है और फिल्म रिव्यू एक अलग विधा है, पूरी एक अलग। तो आज के दौर में जिस तरह से फिल्मों का आकलन या रिव्यू हो रहा है, तो क्या वो सही दिशा में जा रहा है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिल्मों और समाज को सही या सार्थक और सकारात्मक आकलन करने का क्या वो फिल्म रिव्यू इस तरह का मौका दे रहा है? देखिए, भारत में तो इसका जवाब ना है। फिल्म समीक्षा तो भारतीय सिनेमा के समीक्षकों में ना के बराबर है। मेरी बात बहुत सारे मेरे मित्रों को बुरी लग सकती है, लेकिन देखिए, आप हॉलीवुड में देखिए, पश्चिम में देखिए, एक रिव्यू से एक फिल्म का भविष्य बनता है। अगर ख़राब रिव्यू आ गया तो फिल्म डूब जाती है। तो रिव्यू जो है बहुत अहम है। रिव्यू सच्चा होना चाहिए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। अगर सिनेकार आपके मित्र भी हैं तो आपका रिव्यू बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। और ये एक समीक्षक की अपनी धारणा है, तो वो उसको आप
उसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, पर एक रिव्यू सच्चा होना चाहिए। इस तरह के रिव्यू की शुरुआत भारत में होनी चाहिए। और रिव्यू जैसे आपने कहा फिल्म निर्माण के बराबर ही महत्वपूर्ण है। अगर साहित्य अज्ञेय, प्रेमचंद, इनके साहित्य की समीक्षा ना हो तो इनकी पुस्तकों का क्या होगा। उसी तरह से अब अच्छी फिल्म कोई बनाई, किसी ने बनाई, तो उसकी अगर समीक्षा ना हो तो वो फिल्म फिर किस काम की है, तो डब्बे में बंद हो जाएगी। जितना पैसे कमाने हैं वो कमाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि समीक्षा की जो कला है वो भारत में आनी चाहिए। और मुझे लगता है ये इसलिए नहीं आती कि जितने समीक्षक हैं वो सिनेकारों को नाराज़ नहीं करना चाहते। वो ऐसी समीक्षा करना चाहते हैं कि कल अगर उनको इंटरव्यू करना है तो उनको ना कहें। तो ये डर करके कोई काम ज़िंदगी में होता नहीं है। अगर मैं इससे देखिए, मुझे बहुत सारे मेरे फिज़िकल इश्यूज़ हैं। मैं पहाड़ में शूट करने में मुझे बड़ा दिक्कत है। पर यह है कि जब मैंने ये तय कर लिया वे फिल्म शूट करनी है तो कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं खुद नहीं गया। तो अगर हमें एक सिनेमा का रिव्यू करना है तो हमको ये भूल जाना होगा कि श्याम बेनेगल नाराज़ हो जाएंगे या जावेद अख्तर नाराज़ हो जाएंगे। आपको जो बात सही लगती है वो आप लिखें और इस बात के लिए तैयार रहें कि उसका प्रतिवाद भी लोग करेंगे। तो मुझे लगता है ईमानदारी की ज़रूरत है फिल्म समीक्षा को विकसित करने के लिए। बहुत बढ़िया। आखिरी में आपसे जोशी जी एक सवाल कि गंभीर उद्देश्य से बनाई फिल्मों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आपके हिसाब से क्या क्या किया जाना चाहिए? देखिए, कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं। देखिए, गंभीर विषयों पर जब फिल्में बनती हैं तो पहली बात उनके रिलीज़ के पहले से ही उन पर वास्तव में लिखा जाना चाहिए। जैसे मैंने अपनी फिल्म कुछ अपने मित्रों को, कुछ समीक्षकों को दिखाई अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि मेरी फिल्म को किस तरह से देखा जा रहा है। क्योंकि मेरी जो फिल्म है वो एक अननोन एंटिटी की तरह, किसी बच्चे की तरह है। तो मैं खुद तो नहीं कह सकता ना मेरी फिल्म बहुत बढ़िया है। तो एक तो ये होना चाहिए कि जब फिल्म बनती है, विकसित होती है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जब फिल्म दिखा दी जाती है उस पर सही समीक्षा होनी चाहिए। और इन फिल्मों की को पढ़ाया जाना चाहिए विश्वविद्यालय में, स्कूलों में। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इस हद पर काम हुआ है। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में भी ऐसा है, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स है। पर एक गंभीरता के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ ये काम नहीं हो रहा है। तो फिल्म की जो संस्कृति है वो तभी विकसित हो सकती है जब उसको बहुत गंभीरता से देखा जाए, उसकी समीक्षा की जाए और सिनेकारों से बात की जाए, सिनेकारों और दर्शकों के बीच में तालमेल हो। भारत में ख़ासतौर से कमर्शियल सिनेमा के सिनेकार तो एक आइलैंड की तरह होते हैं। उनको तो आप छू ही नहीं सकते, उनसे वो किसी से बात भी नहीं करते, स्टार्स किसी से बात नहीं करते। पर मैं 35 साल से पश्चिम में रह रहा हूँ। अगर वहाँ लंदन फिल्म फेस्टिवल में जाता हूँ तो कोई स्टार भी है तो उससे मैं बात कर सकता हूँ। और लोग जो बात करते हैं बड़े बड़े सिनेकारों से, तो कोई उनको ऐसा नहीं होता कि बड़े अभिभूत हैं। वो एक गंभीरता के साथ सिनेकार से बात करते हैं। हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे भारत में ऐसा तो नहीं है दर्शक कुछ जानते ही नहीं, समीक्षक कुछ जानते नहीं, जानते हैं पर वो सच में लिखना नहीं चाहते। तो अगर उनको अपनी जगह बनानी है तो उनको लिखना होगा और ईमानदारी के साथ लिखना होगा। और सिनेकार को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं तो कोई बहुत ही अद्भुत चीज़ हूँ। वो भी तो हमारे ही बीच का है, हमारे ही बीच के लोग तो सिनेमा बनाते हैं। तो हम में और सिनेकार में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। एक आदमी फिल्म बना रहा है, दूसरा आदमी फिल्म को अप्रिशिएट कर रहा है। दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो ये थे ललित मोहन जोशी जी, जिनसे बातचीत करके हमको सिनेमा के बारे में कई अलग अलग पहलुओं से जानने का और समझने का मौका मिला। वो फिल्मों के ना सिर्फ रिव्यूअर, राइटर, ऑथर, हिस्टोरियन रहे हैं, बल्कि एक फिल्म मेकर के तौर पे भी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। और उनकी फिल्में हम जल्द ही उसका आयोजन करेंगे कि कैसे वो हमारे दर्शकों तक, हमारे सदस्यों तक पहुँचे और वो उनकी फिल्में देख सकें और सराह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, हमसे बातचीत करने के लिए। न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन की ओर से, इस पूरे प्लेटफॉर्म और संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।